नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आप सबके लिए पॉलिटी वीडियो का अगला क्लास। ये वीडियो नंबर 43 है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 5 संघ की न्यायपालिका का पार्ट 2। क्या? संघ की न्यायपालिका का पार्ट 2। आज ये मुझे आगे बढ़ गया था। तो संघ की न्यायपालिका का पार्ट 1 हम पढ़े थे, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 124 देखिए, अनुच्छेद 124 से 151 तक लिखा है, जिसमें हम लोग 124, 25, 26, 27, 28 तक हम पढ़ चुके थे मेरे दोस्त, है ना। वो सबको पढ़े थे, अच्छे से सीखे थे, अच्छे से जाने थे हम लोग, ठीक। तो 124 में हम पढ़े थे कि भाई भारत के लिए उसमें 124 में 4 हिस्से थे, 124 का 1, 124 का 2, 124 का 3, 124 का 4। उसमें लोग पढ़े भैया कि भारत में सुप्रीम कोर्ट होगा, है ना, उसके न्यायाधीश होंगे, 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे। जब संसद चाहे तो उसको बढ़ा घटा सकती है। 2 में हम पढ़े कि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेंगे। 124 के 2 में उनका वो कार्यकाल 65 वर्ष का होगा, राष्ट्रपति चाहे तो परामर्श ले सकते हैं। 163 में हम लोग पढ़े उनकी क्या क्या भैया योग्यताएं होती है, भारत के नागरिक हो, सुप्रीम को हाई कोर्ट के 5 साल तक लगातार जज रहे हो या 10 साल तक आपके अधिवक्ता रहे हो, वकील रहे हो। ये 3 उनके 124 के 3 में वो पढ़ गए। फिर 124 के 4 में हम लोग पढ़े उनका भैया हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, कि कैसे आप भैया किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, कहीं भी आप पहले ला सकते हैं। लोकसभा में लाएंगे तो 100 सदस्य आपको चाहिए, राज्यसभा में लाएंगे तो आपको 50 सदस्य की सहमति चाहिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाने के लिए न्यायाधीशों के ऊपर, है ना। फिर उसको विशेष बहुमत से फिर उसको स्पीकर या सभापति के पास ले जाएंगे। स्पीकर या सभापति चाहे तो उसको स्वीकार और अस्वीकार दोनों कर देता है। अस्वीकार कर दिया तो बात वहीं खत्म। अगर स्वीकार कर लिया तो फिर समिति बनती है, 3 सदस्य की समिति बनती है। उसमें सदस्य जो पहले ही हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, नॉलेजेबल पर्सन हो न्याय क्षेत्र के, वो रहते हैं। उनके रिपोर्ट सौंपने के बाद उस रिपोर्ट के ऊपर वोटिंग होता है विशेष बहुमत से। अगर वो पास हो जाता है तो दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में जाकर भी अगर विशेष बहुमत से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जी फिर अपना साइन हस्ताक्षर करके उस व्यक्ति को, उस जज को उसके पद से हटा देते हैं। इसी को बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। तो आप 124(4) में पढ़े। फिर 125 में आप पढ़े थे उनके वेतन और भत्ते, है ना, कि भाई जो जज बने उनके वेतन भत्ते क्या रहेंगे। 126 में आप पढ़े थे मुख्य कार्यकारी जज न्यायाधीश। 127 में आप पढ़े थे भाई तदर्थ न्यायाधीश। 128 में आप पढ़े थे सेवानिवृत्त जय न्यायाधीश। तो इस तरीके से 124 से लेकिन 128 तक मैं सब आपको रिवीजन करवा दिया पिछले 2 मिनट में। जो लास्ट क्लास देखे होंगे उनके लिए तो फायदेमंद है, जो नहीं देखे होंगे उनके तो सब ऊपर से जा रहा होगा, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, है ना। चलिए तो आइए हम आज चालू करते हैं। संघ की न्यायपालिका का पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, आज पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं। तो हम चालू करते हैं, जो कि भाग संविधान के भाग 5 संघ सरकार के अंतर्गत आता है। ये पूरे 22 भाग हैं, तो 22 भागों को भाग, उसके नाम, उसके अनुच्छेद, सभी पूरी लिस्ट बना हुआ 3 स्लाइड में, दूसरा स्लाइड और ये तीसरा स्लाइड, ठीक। चलिए लास्ट में कल टाइम बचा था लास्ट क्लास में, तो हम लोगों ने इसके रिवीजन भी किया था, है ना। इसके भाग, उनके नाम, उनके अनुच्छेद होगा। आते हैं आगे। न्यायपालिका को स्वतंत्रता। अब आज हम पढ़ेंगे भैया न्यायपालिका का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम न्यायपालिका को क्या क्या स्वतंत्रता है हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। आइए। संसद सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों में वृद्धि कर सकती है। कौन? संसद सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों में वृद्धि कर सकती है, कमी नहीं कर सकती है। ये बात को गांठ मार के रख लीजिए कि इससे आपका कूट वाला क्वेश्चन बनेगा, इससे बहुत अच्छे स्तर का क्वेश्चन बनता है। इसी बात को घुमा घुमा के दिया रहेगा कि संसद सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों में वृद्धि जरूर कर सकती है, अर्थात संसद कभी भी कोई भी नियम बनाए तो उस नियम से केवल सुप्रीम कोर्ट की अधिकारों में वृद्धि ही कर सकती है, कमी कभी भी नहीं कर सकती। क्योंकि अगर वो कमी करने लग जाए संसद, तो फिर न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे रहेगा। तो जो भी आपके सांसद है, प्रधानमंत्री है, लोग सब अगर खुद नियम बनाने की इनकी शक्ति आ जाए कि मैं तुम्हारा अधिकार छीन लूंगा सुप्रीम कोर्ट के जज, तो फिर जज लोग कभी स्वतंत्र रूप से न्याय दे पाएंगे क्या? नहीं। जो भी सत्ता पक्ष में जो भी पार्टी होगी वो तो भाई उनको डरा धमका के रखेगी कि देखो मैं नियम बदल दूंगा, तुमको हटवा दूंगा उस पद से। तो भाई इस तरीके से जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र नहीं रहेगी, वो हाथ की कठपुतली बन जाएगी। इसलिए ये बात बहुत सही लिखी गई है कि आप अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि जरूर कर सकते हैं मगर कमी कभी नहीं करेंगे। तो संसद सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों में वृद्धि कर सकती है, कमी नहीं सुप्रीम कोर्ट में। अनुच्छेद 130 पे आते हैं हम लोग। अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थानीय स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। तो अनुच्छेद 130 में बात बोला गया है, ठीक है, कि भारत का उच्चतम न्यायालय है वो दिल्ली में, चाहे तो दिल्ली में,
या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर निश्चित करते हैं। राष्ट्रपति के अनुमोदन से भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुमोदित करते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के स्थान का निर्धारण करता है? तो ये पढ़े ना स्थान के बारे में, कि दिल्ली में चाहे किसी और स्थान पे होगा, चाहे और किसी स्थान पे अधिविष्ट हो सकता है और वहाँ पे इसका निर्माण हो सकता है। तो भाई कौन है? अनुच्छेद 130, 28, 24, 29। आंसर स्पष्ट है, अनुच्छेद 130 है। जस्ट अभी आप पढ़े हैं मुझसे। सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान का निर्धारण करता है अनुच्छेद 130। क्यों दिल्ली में रहेगा, कहीं और रहेगा, कहीं भी बन सकता है, इस तरीके से। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां। मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 है ना, मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131। अब अनुच्छेद 131 में क्या बोला है उस चीज को देखिए, कि मूल क्षेत्राधिकार, उसका क्षेत्र अधिकार कहाँ था, किन किन क्षेत्रों तक उसका मूल अधिकार है, तो उसकी शक्ति है ही भाई, जहाँ तक उसका अधिकार वहाँ तक उसकी शक्ति लागू होगी। तो ये देखते हैं, अनुच्छेद 131 में दिया है बात। तो केंद्र व राज्यों के मध्य अगर विवाद हो तो हाँ भैया वहाँ पे उनको सुप्रीम कोर्ट का शक्ति है। एक तरफ केंद्र व राज्य, दूसरी ओर राज्य, एक तरफ केंद्र व राज्य हो जाए, कुछ केंद्र और राज्य कुछ मिल जाए, और दूसरी तरफ कोई दूसरा राज्य रह जाए, तो भी उस विवाद पे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां हैं। राज्य के मध्य उत्पन्न विवाद को समाप्त करना या समाधान करने की भी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये पूरा कूट बना के आपको स्पष्ट एग्जैक्ट ऐसे ही लैंग्वेज में आपको दे सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। मामला विधिक होना चाहिए, राजनीतिक नहीं। और जब भी इसमें हस्तक्षेप करे तो मामला कभी भी विधिक होना चाहिए, अर्थात जो भी विवाद है वो कानून के दायरे में आता हो, कानून की वजह से सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करे, किसी कानून के उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए हस्तक्षेप करे, किसी कानून के संरक्षण के लिए, किसी विधि के संरक्षण के लिए उसमें हस्तक्षेप करे, न कि राजनीतिक रूप से। क्योंकि न्यायालय का काम न्याय करना है, राजनेता बनना नहीं। तो ये नोट बात अलग से रखेंगे कि जिस भी मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा वो मामला विधिक होना चाहिए, राजनीतिक नहीं। किसी भी राजनीतिक मामले में इस न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, किसी अन्य न्यायालय को कोई हस्ताधिकार नहीं है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, एक राज्य दूसरे राज्य के जल का विवाद है। केंद्र व राज्यों के मध्य खर्चे तथा वित्त आयोग आदि मामलों को इसके तहत नहीं सुलझाया जाता। ये बात अलग से रखेंगे कि केंद्र ने, संसद ने इन चीज़ों को इनसे बाहर रखा है, इनके दायरे से। क्या? अंतर्राज्यीय जल विवाद, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में अगर जल विवाद चल रहा है तो उसको भैया इसके दायरे से बाहर रखा गया, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। केंद्र और राज्यों के मध्य खर्चे, जैसे जीएसटी में बात है तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी कटता है, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। तो जीएसटी पूरा कलेक्ट करती है कौन? केंद्र सरकार, और उसमें से बाद में पैसा देती है राज्य सरकार को। तो जो खर्चे हैं जो वापस में बढ़ रहे हैं उसके लिए कोई विवाद है तो वो भी, उसमें भी अधिकार उसको नहीं है। केंद्र राज्यों के मध्य खर्चे पे अधिकार नहीं है। तथा वित्त आयोग जो सिफारिश करता है उन आदि मामलों को इसके तहत नहीं सुलझाया जाता। किसके तहत? सुप्रीम कोर्ट के तहत नहीं सुलझाया जाता। ये सभी सरकारें आपस में मिलके करती हैं, क्योंकि यहाँ देखिए दो राज्य की सरकारें आपस में भिड़ी हुई है अंतर्राज्यीय जल विवाद में, या केंद्र और राज्य आपस में भिड़ी हुई हैं। तो ये सब कुछ मुद्दे हैं, इनके बीच खर्चे का मुद्दा है। ये सब चीज़ों मुद्दों को इन सब से अलग रखा गया। इन सब में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने का परमिशन नहीं है। ठीक, आइए किस प्रकार के मामले सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं आते हैं? संभावित प्रश्न है, आ सकता है आने वाले टाइम में। तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं आते हैं, तो वही नीचे वाला लाइन पूछेगा आपसे। यदि मामला राजनीतिक हो तो नहीं आएगा। केंद्र और राज्यों के मध्य खर्चे संबंधी मामले हो तो नहीं आएगा उनके क्षेत्राधिकार में। अंतर्राज्यीय जल विवाद हो तो नहीं आएगा उनके क्षेत्राधिकार में। अर्थात उपयुक्त सभी के ऊपर जितने भी मामले हैं ये कहीं से भी सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं आते हैं। आंसर डी हो गया क्लियर। आइए अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132, 131 में आप देख लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और उसका मूल क्षेत्राधिकार का बात हुआ 131 में,
है ना। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है 131 में, याद रखेंगे बात। तो 131 में उसकी शक्तियां हैं, ठीक, मूल क्षेत्राधिकारी उसकी शक्तियां हैं। और 130 में बात कहा गया है ना, उसके स्थान के बारे में। तो 130 में स्थान के बारे में बोला गया है, सर्वोच्च न्यायालय के स्थान का निर्धारण 130, 131 में उसकी शक्ति, 131 में उसकी शक्ति या क्षेत्राधिकार। अब आएगा 132, 30, 31, 32 अपीलीय क्षेत्राधिकार की अपील हम करेंगे, भाई मैं न्यायालय में अपील करूंगा, तो वही अपीलीय अधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बात किया गया है अनुच्छेद 132 में। आइए समझते हैं। संवैधानिक मामला, उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, अर्थात हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है और अगर वो मामला संवैधानिक मामला, संविधान के तहत कोई मामला है, ऐसे तो बहुत सारे मामले में चल जाते हैं, मगर हाई कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुनाया है तो उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। तो हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आपका देश के नागरिक का अपील करने का अधिकार है कि मैं जिला न्यायालय के विरुद्ध हाई कोर्ट जा सकता हूँ, हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। ये मेरे अपील करने का अधिकार है। पहले मैं जिला न्यायालय में अपील किया, वहाँ गलत न्याय में मुझे लगा सही न्याय नहीं हुआ, फिर मैं उच्च न्यायालय में अपील किया, मुझे लगा वहाँ भी सही न्याय नहीं हुआ, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकूँ। इसलिए अपीलीय क्षेत्राधिकार आ रहा है आपके 132 में। दीवानी संवैधानिक मामला तो आप देख लीजिए, दीवानी या सिविल मामला हो तो दीवानी मामले में भी उच्च न्यायालय के प्रमाणित करने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मामला सामान्य महत्व का होना चाहिए। सामान्य महत्व का मतलब क्या है इस शब्द का? सामान्य महत्व मतलब जिससे सामान्य जन जो हमारे देश के लोग हैं उन सबका जीवन प्रभावित होता हो, ऐसा मामला होना चाहिए। जैसे सभी हमारे यहाँ अगर जमीन को लेकर कोई मुद्दा है तो सभी व्यक्ति अपनी जमीन जायदाद के लिए बहुत पॉजिटिव रहते हैं, है ना, कि मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरी संपत्ति। तो कोई बहुत सामान्य महत्व का मुद्दा है जिससे सभी सामान्य वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं, सभी सामान्य लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे मामले जा सकते हैं। क्लियर? संवैधानिक मामला रहे तब भी आप लेके जा सकते हैं ऊपर न्यायालय में, और दोस्तों दीवानी मामला रहे तो भी लेके जा सकते हैं। फौजदारी मामला का मर देखिए, फौजदारी मामला उच्च न्यायालय ने किसी को मृत्युदंड दिया हो या उच्च न्यायालय ने प्रमाणित किया हो। 1970 में, अब इससे जुड़ा देखिए, 1970 में संसद ने सुप्रीम कोर्ट के शक्ति में वृद्धि की। 1970 में संसद ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में वृद्धि की, क्योंकि आपको पता केवल वृद्धि ही कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। संसद जो है सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में केवल वृद्धि ही कर सकता है, कमी नहीं कर सकता। तो वृद्धि की तथा निम्न 2 शक्ति और दी गई। तो 2 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? पहला कि हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट से दोष मुक्त व्यक्ति को 10 साल की सजा या उम्र कैद दी हो। तब हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट से दोष मुक्त व्यक्ति को 10 साल की सजा या उम्र कैद दी हो। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में मामला अपने यहाँ हस्तांतरित करा के व्यक्ति को 10 साल की सजा या उम्र कैद दी हो। ये 2 शक्तियाँ और दी गई, याद रखेंगे आप बात, है ना, ठीक। पहले देखिए, लोअर कोर्ट से एक व्यक्ति दोष मुक्त हो गया कि भाई मेरे कोई गुनाह नहीं किया, मेरे को बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट से दोष मुक्त व्यक्ति को 10 साल की सजा या उम्र कैद दी हो। ठीक, याद रखेंगे। तब क्या अधिकार में अधिकार दिखा रहा है, जैसे आप समझ नहीं पा रहे होंगे, समझाता हूँ। जैसे लोअर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया, मान लीजिए किसी ने मेरे साथ क्राइम किया, अब मैं लेकिन भाई ये लोअर कोर्ट में गया, मैं लोअर कोर्ट ने उसको दोष मुक्त कर दिया, तो मैं उसी बात को लेकर चलिए हाई कोर्ट में कि भैया देखिए सर, इसने मेरे साथ गलत किया था और इसको इसने मुक्त कर दिया है लोअर कोर्ट ने। तो हाई कोर्ट अगर मेरी बातों को सुन के उस व्यक्ति को 10 साल की सजा या उम्र कैद देती है, तब उस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्राप्त है कि वो हस्तक्षेप करे। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में प्रवेश कर सकता है कि भैया उसको लोअर कोर्ट ने छोड़ दिया था और तुम उसको सजा दे रहे हो, कैसे, बताओ क्या मामला है। हाँ, वैसे इसमें लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट ने मामला अपने यहाँ स्थानांतरित करा के कि लोअर कोर्ट में कोई मुद्दा चल रहा है, उसको हाई कोर्ट अपने यहाँ मंगवा लिया और मंगवाने के बाद उस व्यक्ति को 10 साल का या उम्र कैद का सजा दे दिया, तब भी सुप्रीम कोर्ट प्रवेश कर सकता है। ये क्या तरीका चल रहा है भाई? तुम लोअर कोर्ट के केस को जबरदस्ती अपने यहाँ मंगवा रहे हो और उसमें उस व्यक्ति को 10 साल का सजा या उम्र कैद का सजा दे रहे हो।
कुछ तो गड़बड़ है। कौन सा नेता ने तुम्हें ऐसा करने के लिए बोला है बताओ। बस वैसे ही बात है ना भाई। चलिए आते हैं। बहुत नीचे दिख रहा हूँ मैं जान रहा हूँ कि ऐसे दिखना चाहिए मुझे, मगर क्या करें, थोड़ा सा बैठ लें तो यार, आप ही के सर है ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं? तो अपीलीय अधिकार किस में था, याद कीजिए। 131 में तो भाई मूल अधिकार था, क्षेत्राधिकार था। 132 में अपीलीय अधिकार था, तो अनुच्छेद 132 सी आ गया। अनुच्छेद 132 अपीलीय अधिकार। याद रखेंगे 131 में था शक्ति या मूल क्षेत्राधिकार, 132 में है आपका भैया अपीलीय अधिकार। सलाहकार क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143। अब ये क्या सलाहकार क्षेत्राधिकार 143, ये भी पढ़ेंगे। इसको बहुत ज़्यादा जानते हो कि बार बार इसको पूछता है एग्जाम में। सलाहकार क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 के तहत ही सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति जी चाहें तो भैया इनसे, सुप्रीम कोर्ट के जज से। वही वाला बात यहाँ पे है। आइए देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा। है ना, चलिए ये आते हैं। हाँ यार हमारा चेयर खराब हो गया लग रहा है, बताओ बोला, उसके लीवर वर खराब हो गए हैं। ये हुई ना बात, ये कर लिया ना हमने व्यवस्था। अब बैठेंगे आपके साथ मजे से। वाह 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 वाह, ठीक है ना। अब आगे बराबर में, ठीक है। धन्यवाद भाई आप लोगों का। सर को पैर दुख रहा था, खड़ा होने दे दिए। एक्चुअली पता आपको यार, पता नहीं क्यों आजकल एक्सीडेंट वगैरह बहुत हो रहा है। घर में हम बना रहे थे व्यंजन, तो उस समय पैर में बीच में सीधा खीला घुस गया चप्पल को छेदते हुए, बताइए। तो टिटनेस वगैरह के इंजेक्शन लगवा लिए हैं, घाव सूख रहा है, मगर दिक्कत तो है। खड़े होकर फिर पढ़ा रहे हैं आपको, एक दिन में 7-7 8-8 क्लास लेना पड़ता है। फिर भी चल जाएगा आप लोगों के लिए यार, दर्द तो सह लेंगे, इतना प्यार आपसे करते ही हम। और थोड़ा दर्द देता है तब तो बैठने दीजिए अपने सर को, है कि नहीं। आइए, अब आप लोग परिवार जैसे बन गए, इसलिए आपसे खुल के बोल देते हैं यार, फॉर्मेलिटी नहीं निभाते हैं। कोई दिक्कत है क्या हम खड़े हो बैठ के पढ़ा ले रहे हैं तो? क्वालिटी में कमी नहीं आएगी, चिंता मत कीजिए। परमिशन है आप सबका? चलिए धन्यवाद। राष्ट्रपति 2 मामलों पर सलाह मांग सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत। सार्वजनिक महत्व का कोई मामला हो तो राष्ट्रपति जी सलाह मांग सकते हैं, या संवैधानिक मामला हो तो भी राष्ट्रपति जी सलाह मांग सकते हैं। तो याद रखिए, एक तो सार्वजनिक महत्व का मामला हो, एक सार्वजनिक महत्व का मामला हो, या एक दूसरा संवैधानिक मामला हो। इन 2 मामलों में राष्ट्रपति जी 2 मामलों में सलाह मांग सकते हैं। इस 2 मामलों की जगह कुछ भी और जोड़ के आपको दे सकता है, याद रखिएगा आप। और याद रखना आपको स से सार्वजनिक और स से संवैधानिक, केवल इन 2 ही मामलों में राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 143 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। सार्वजनिक मामलों पर सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। कोई भी अगर सार्वजनिक मामला है तो उस पर सलाह दे, राष्ट्रपति जी पूछें तो सलाह देना ही पड़ेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बंधा हुआ नहीं है कि राष्ट्रपति जी पूछ दिया अनुच्छेद 143 के तहत कोई सार्वजनिक मामला, तो उस पर जरूरी नहीं कि भाई सुप्रीम कोर्ट उसमें सलाह दे ही दे। दी गई सलाह को मानने के लिए प्रेसिडेंट भी बाध्य नहीं है, अर्थात दोनों एक दूसरे पे बाध्य नहीं है, दोनों एक दूसरे को बांध नहीं सकते कि मैं पूछा तो तुमको बताना ही पड़ेगा, कि तुम बताया तो मेरे को मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किंतु दोनों एक दूसरे की संवैधानिक स्थिति को देखते हुए सलाह देते हैं और मान भी लेते हैं। और दोनों एक दूसरे की संवैधानिक स्थिति देखते हैं कि हाँ ये देश के प्रथम व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति जी हैं, मेरे सलाह मांगे हैं तो सलाह इनको दे देता हूँ। और उनका जो दिया हुआ सलाह रहता है, अरे यार सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुझे सलाह दिया है, बहुत नॉलेजेबल आदमी है, तो भाई उनकी सलाह मैं मान लेता हूँ। इसे बाध्यकारी नहीं है मगर मान लिया जाता है। तो अनुच्छेद 143 के तहत ही राष्ट्रपति जी की सलाह लेने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट से 2 मामलों में, सार्वजनिक मामलों और संवैधानिक मामलों में। इसमें सार्वजनिक मामला में बाध्यकारी नहीं है कि भैया सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना ही है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं।
अभिलेख क्षेत्राधिकार, देखिए आप 30 पढ़े थे, 31 पढ़े थे, 143 पढ़ लिए, अनुच्छेद 129 छूटा हुआ था। तो अनुच्छेद 129 क्या है? अभिलेख क्षेत्राधिकार। 128 के बाद 129 छूटा था, तो अभिलेख क्षेत्राधिकार। ये देखते हैं क्या है। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के फैसलों की साक्ष्य के रूप में रखा जाता है, अर्थात न्यायपालिका के फैसलों को साक्ष्य के रूप में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आज से 4 साल पहले कोई क्राइम हो जिसमें चोर ने सामने वाले आदमी की ये वाली उंगली काट दी, ये वाली उंगली काट दी, उस चोर को हो गया 10 साल का सजा। अब वही घटना मान लीजिए कि हमारे मेरे साथ ही किसी के साथ घट गई, इस चोर ने भी उस व्यक्ति की सेम यही उंगली काट दी, वैसे ही सेम टू सेम परिस्थितियों में। तो कल के डेट में जो उस समय न्यायालय जो निर्णय दिया होगा, मेरा जो वकील होगा वो ये बोल सकता है कि उस व्यक्ति के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने या यूपी हाई कोर्ट ने सेम इस उंगली के कटने पर यह निर्णय सुनाया था, अर्थात यह एक साक्ष्य है, एक सबूत है कि आपको भी ऐसा ही निर्णय देना चाहिए, उससे कम नहीं। इसलिए लिखा है कि न्यायपालिका के जो फैसले होते हैं ना, उसको साक्ष्य के रूप में रखा जाता है, मतलब प्रूफ है एक तरीके से, प्रमाण है वो एक तरीके से। ठीक है कि न्यायपालिका का फैसला हमेशा साक्ष्य के रूप में काम आता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, केवल न्यायपालिका में इन दोनों का ही फैसला रखा जाता है साक्ष्य के रूप में। इनकी अवमानना होने पर इन्हें दंडित करने का अधिकार होता है। और अगर न्यायपालिका का जो भी फैसला है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले का अगर कोई अवमानना करे, मतलब उसको माने ना, उसका पालन ना करे, तो उनको दंडित करने का भी अधिकार है दोनों कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास। और दंडित करने के लिए आता है 6 साल का जेल या 2000 रुपये या फिर दोनों। तो 6 साल का जेल या 2000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, याद रहेगा। तो हो गया इसका अभिलेख क्षेत्राधिकार, अर्थात जो भी अभिलेख माने हुआ लिखा हुआ कोई चीज़, लिखा हुआ मतलब उसका फैसला। तो अभिलेख क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कोई फैसला अभिलेख क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, जिसके तहत उनके फैसलों को साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गई बात है? यस, आगे बढ़ते हैं। अब मूवी वगैरह हम देखे भी होंगे, उसमें बोलते हैं एक वकील ला करके कि आज से पहले 5 साल पहले इन फलना केस में दिल्ली के हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, सेम ऐसा ही केस है, देखिए आप पढ़िए जानिए। ऐसा आइए, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय। न्यायिक समीक्षा 137 है ये। न्यायिक समीक्षा है कि न्यायालय को अपने ही निर्णय के ऊपर फिर से समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है, न्यायालय को न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। उसको देखते हैं भैया आपका अनुच्छेद 137, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस अनुच्छेद को याद रख लीजिए, आने वाले समय में आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और देखने मिलेगा भी। तो न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 137 में, इस चीज को पढ़िए, याद रखिए, इसको रट लीजिए इस अनुच्छेद को, है ना। आइए समझते हैं। विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा की जा सकती है केंद्र और राज्य दोनों के संदर्भ में। कुछ अन्य शक्तियां, प्रेसिडेंट व वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटान भी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है भैया। ठीक, इसको पहले समझिए। 137 के तहत ही जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है, उनके कार्यों की समीक्षा कर सकता है कौन? न्यायालय, न्यायपालिका। ठीक है, उनका न्यायिक समीक्षा कर सकता है अनुच्छेद 137 के तहत। अर्थात कहीं ना कहीं अनुच्छेद 137 वो अनुच्छेद है जो न्यायपालिका को इधर विधायिका और कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है, इसलिए याद रखिएगा। इधर आते हैं फिलहाल, कुछ अन्य शक्तियाँ भी होती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। देखिए, प्रेसिडेंट व वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटाना भी उनके क्षेत्राधिकार में आता है। संविधान के सभी न्यायालयों पर नियंत्रण करना, संविधान जितने भी न्यायालय हैं सभी पर नियंत्रण करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। खुद के निर्णय की समीक्षा करना, खुद का अगर कोई निर्णय दे दिया है उस निर्णय को फिर से समीक्षा कर सकता है, फिर से अपने ही दिए हुए निर्णय का फिर से जांच कर सकता है और उसको बदल भी सकता है कौन? न्यायालय।
किस अनुच्छेद के तहत विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा की जा सकती है? अनुच्छेद 137 सी। आंसर आपको पता है। ठीक, तो हो गया भैया खत्म। देखते हैं कितना बचा है। चलिए, ये खत्म हो गया आपका, बहुत छोटा सेशन था। तो आ जाते हैं हम आपका इसके भाग। और उससे पहले हम एक बार पूरा लिस्टिंग कर लेते हैं जितने काम की चीज़ है ना। आइए पूरी लिस्ट एक बार बना लिया जाए ताकि आपको फिर एक बार पूरा ब्लॉक डायग्राम आपके दिमाग में रहे। काम है उनतीस 129 29 30 है तुम्हारा स्थान, 30 है तुम्हारा ठीक। आइए कोशिश करते हैं दोहरा के उसको एक साथ टेबल बनाने की। आप पढ़े भाई न्यायपालिका 124 से 151 के बीच में है ना, अनुच्छेद। ठीक, इसे आप देखें भैया अनुच्छेद 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 33, 34, 35, 36, 37। तो 137 देखिए फिर महत्वपूर्ण में 38, 39, 40, 41, 42, 43, 143 देखिए फिर इतना अभी तक आप महत्वपूर्ण रूप से देखें। इस पूरे का अनुच्छेदों को रिवीजन कर लेते हैं एक बार। 124 में पूरा क्या भैया, भारत में सुप्रीम कोर्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसका जज, इससे जज होंगे उसमें जितने भी, हाँ एक सुप्रीम कोर्ट होगा उसके जज होंगे। ठीक, चलिए सुप्रीम कोर्ट इसको अलग लिख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना या गठन, ये 124 में। 125 में भैया उसके वेतन और भत्ते, अनुच्छेद 125 में वेतन एंड भत्ते। 126 में आपका है 26, 27, 28। 26 में था आपका कौन, कार्यकारी जज। इसमें था आपका भैया कौन, कार्यकारी के बाद था आपका तदर्थ। 127 में तदर्थ जज, तदर्थ न्यायाधीश। इसके बाद आपका 128 में था सेवानिवृत्त जज। 129 में था आपका, अनुच्छेद 129 में भी हम क्या पढ़े, 130 में तो आपका वही वाला है, स्थान वाला है ना, स्थान से जुड़ा हुआ, सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से जुड़ा हुआ बात। 129 में था आपका, 131 में था उसका मूल शक्ति, मूल क्षेत्राधिकार। ऐसे जब लिखते हैं तब पता चलता है, देखिए 129 माइंड से स्लिप कर रहा है ना भाई। 132 मूल क्षेत्राधिकार के बाद आ गए आपके अन्य अपीलीय क्षेत्राधिकार। कहाँ अपील कर सकते हैं आप, किस निर्णय के खिलाफ। एक 137 में था उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती, न्यायिक समीक्षा कर सकता है कौन, न्यायालय।
उनके अभिलेखीय साक्ष्य होंगे। इस 43 में आपके भाई सलाहकारी, सलाह ले नहीं सकती कि राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। ठीक है, आइए अब जो मिस हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। 129 में है अभिलेख, हाँ ये जो बोल रहा था ना 129 में आपका अभिलेख वाला। ठीक, 129 में है अभिलेखीय अधिकार कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वह साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए अभिलेखीय अधिकार के अंदर आ जाएगा। अभिलेखीय अधिकार, अभिलेखीय साक्ष्य वाला बात। तो ये आपको पूरा मिल गया भैया लिखा हुआ। इन सभी अनुच्छेदों के की पॉइंट्स को ध्यान में रख लीजिए, ये की पॉइंट्स आपके बहुत काम आएंगे। अब ऐसे तोड़ के अंदर से गहनता के साथ पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। इसमें 124 में भी भैया इसका 4 हिस्सा था, 124 का भी 4 हिस्सा था। 124 में था भैया कि सुप्रीम कोर्ट की, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, है ना, उसमें आपके 7 से अधिक न्यायाधीश, तो एक सुप्रीम कोर्ट होगा, गठन किया जाएगा। और वहाँ 7 न्यायाधीश से ज़्यादा नहीं होंगे, उसमें संसद चाहे तो सकते संख्या बढ़ा सकती है। ठीक है, 124 का एक में था, ये एक में है ना। 124 के 3 में था योग्यता, योग्यता। 124 के 4 में था हटाने की प्रक्रिया, हटाना, जैसे आप जजों को हटा सकते हैं। 124 के 2 में था आपका वही कि राष्ट्रपति जी नियुक्ति करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही, और क्या 65 वर्ष की उम्र तक वो कार्य करेंगे। ये बातें मुख्य रूप से थी। तो इस चार्ट को अपने सामने बनाइए, बार बार बनाइए, ताकि आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाए। कहीं पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो फट से 129 में। उसका मूल क्षेत्र किस में आता है, अनुच्छेद 131 में। उसका अपीलीय अधिकार के आप अपील कर सकते हैं, और किस अनुच्छेद के तहत आपको यह अधिकार प्राप्त है कि आप अपील करेंगे हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, इस तरीके से। तो आपको अनुच्छेद 132 के तहत होता है अपील, ये पता होना चाहिए। 137 अनुच्छेद 137 के तहत ही न्यायिक समीक्षा कर सकती है, खुद के निर्णयों की भी और केंद्र राज्यों के भी कार्यों की भी समीक्षा कर सकता है। 143 के तहत ही राष्ट्रपति जी सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, है ना, तो उनकी सलाहकारी शक्ति। हालांकि दोनों ही चीज़ बाध्यकारी नहीं है, क्लियर। मगर 2 मामले में ले सकते हैं। एक मामला दोस्तों आपका सार्वजनिक महत्व का मामला, और दूसरा मामला आपका संवैधानिक मामला, जिसमें सार्वजनिक मामले में सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि वो आपका फैसला दे या सलाह दे। ठीक, चलिए आपको पूरा स्पष्ट हो गया आपके सामने। ये तीनों तो एक कैटेगरी में आते हैं, कार्यकारी जज, अदर्श जज, सेवानिवृत्त जज। इसको एक साथ बांध दीजिए। हाँ, जो 6 अधिकार वाले हैं, मूल अधिकार, अपीलीय अधिकार, अभिलेखीय अधिकार, है ना, स्थान वाला, तो इसको एक साथ ले सकते हैं पूरा। 137 और 143 अलग से विशेष हैं, इसलिए इसको एक कैटेगरी में ले सकते हैं। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको स्पष्ट हो गया होगा इतने में। क्लियर हो गई बात, चलिए। तो एक बार फट से हम इसके जो 22 भाग थे, 22 भागों में फिर से एक बार हम स्लाइड 1 और 2 को दोहरा लेते हैं फटाफट, ताकि आपको भैया कम टाइम में आपके स्लाइड आपके फिर से दिमाग में स्टेबिलिटी से बैठते चले जाए, है ना। तो संविधान में 22 भाग हैं। इन 22 भागों में सबसे जो पहला भाग है, भाग 1 क्या है, क्षेत्र होना चाहिए। कोई भी क्षेत्र होगा उसी को तो आप देश बोलोगे, तो संघ, राज्य और उसका क्षेत्र। उस क्षेत्र में कोई कोई नागरिक निवास करता है, भाग 2। और नागरिकों को कुछ कुछ अधिकार प्राप्त है, इसलिए भाग 3। उन अधिकारों का प्रयोग करके उन्होंने राज्यों का निर्माण किया, राज्य में सरकारों का निर्माण किया, और उनको बताया कि तुम जो भी नीति बनाओ उसके लिए हम तुम्हें कुछ निर्देशक तत्व देते हैं, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी भाग 4। 4 से ही जब सरकार का एक कर्तव्य है तो वो जनता को कर्तव्य होना चाहिए, तो 4 से 4 मूल कर्तव्य। भाग 5 केंद्र सरकार, भाग 6 राज्य सरकार। ये भाई दोस्तों 6 ये भाग हैं जो आपको स्पष्ट रूप से अभी तक तो याद हो गए होंगे। इसका अनुच्छेद क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र 4 दिशा में बटा, इसलिए अनुच्छेद 1 से 4। 4 का 5 आता है, 5 से 11, 11 का 12, 12 से 35, 35 36 से 51, 51 से 51 का
52 से 151, 152 से 237। इस तरीके से भाग 1 से लेकर 6 तक आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। जब आपको इतना याद हो जाए तब वही आपको फिर इस स्लाइड नंबर 2 में आना है और यहाँ भी आपको फिर कंठस्थ याद रखना है कि भाग 7 हो जाएगा समाप्त, निश्चित माने समाप्त। भाग 8 हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 हो जाएगा भैया आपके पंचायती राज, 9A हो जाएगा नगरीय निकाय। भाग 10 हो जाएगा आपके लिए अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 हो जाएगा आपके लिए, सब पढ़ा चुके हो इतने बार इसलिए इतना इस तरीके से बता रहा हूँ। भाग 11 हो जाएगा 1 और 11, केंद्र और राज्य 1 हो जाएंगे तो संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 13 तो 12 बच गए, मेरी वित्त संपत्ति संविदाओं के 12 बच गए। भाग 13 में 13 व्यापार वाणिज्य कैसे चल रहा है, तेरा व्यापार वाणिज्य और समागम कैसा चल रहा है। भाग 14 में कि मुझे तो बस 14 के तहत चांदी है मेरा कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, तो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, तो भाग 14 वही है कि संघ और राज्यों के बीच के अधीन सेवाएं, तो भी आपको पूरा कंठस्थ होना चाहिए। इसके अनुच्छेद आपको कंठस्थ होने चाहिए कि भाग जो 7 है वो 238 आएगा जो कि समाप्त हो गया है। भाग 8 आएगा भैया आपका 239 से 42। भाग 9 आएगा 243 से 243O, 243P से ZG। 200 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आएगा 44 से 44A, 45 से 263। संघ और राज्यों के संबंध 245 से 263। वित्त संपत्ति संविधान 264 से 300A। व्यापार वाणिज्य वाला 301 से 307, क्योंकि सगुन के रूप में 301 से चालू करना है काम। और भैया संघ और राज्यों के बीच सेवाएं चाहिए, यूपीएससी और स्टेट पीएससी जो गवर्नमेंट जॉब 308 से 323। इतनी स्लाइड 1 और स्लाइड 2 आपको कंठस्थ रूप से पूरा याद होना चाहिए। उसके बाद आप जब भाग स्लाइड 3 में जाएंगे इसी के, तो हाँ भी सब तो आप याद रखिए, बाकी सब याद नहीं रखते हैं, कुछ है जो आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। जैसे भाग आपका भैया इसमें आपका भाग 15 है, तो आपको अधिक निर्वाचन 324 से 329A, बार बार पूछता है निर्वाचन 324 329 से निर्वाचन भाग 15 बार बार पूछता है। भाग 17 राजभाषा बार बार पूछता है, भाग 17 राजभाषा बार बार पूछता है। भाग 20 संविधान संशोधन ये बार बार पूछता है, तो 3 आपको याद होने चाहिए। निर्वाचन 324 से 329A, राजभाषा में 343 से 351 और संविधान संशोधन 368। क्लियर हो गई बातें? तो सब इधर आपको पूरे स्लाइड को तो याद रखना ही है, और वो भूल भी जाते हैं तो कभी 3 इस स्लाइड में अच्छे से आपको याद रहे। भाग 15 17 और भाग 20। 15 निर्वाचन, 17 में आपका राजभाषा, भाग 18 में आपका संविधान, भाग 20 में आपका संविधान संशोधन। क्लियर हो गई? भाग 18 भी याद होना चाहिए। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है, 352 से 360। इसी आपातकाल में आता है आपका संवैधानिक वो राष्ट्रपति शासन है ना, और आपका संवैधानिक आपातकाल उसी को बोलते हैं, संवैधानिक आपातकाल। और आपका क्या बोलते हैं 3 टाइप के आपातकाल, 352 4 56 4 60 में 3 आपातकाल है। वो तीनों आपातकाल आपके इसी के तहत आते हैं। ठीक, चलिए संवैधानिक आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और आपका आर्थिक वो पैसा वाला जो आपातकाल है वही वाला, तो आज इस तरीके से आते हैं। तो 4 हिस्से आपको तीसरे वाले स्लाइड में याद रहने चाहिए, इनसे क्वेश्चन बनता है, ये बात ध्यान रख लीजिए। चलिए 3 स्लाइड भी आपको याद रहेंगे, उम्मीद करता हूँ। तो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, छोटा सा सेशन था। अभी का पॉइंट को सीखते चल रहे हैं, इन पॉइंट को ध्यान रखिए, जो चार्टिंग बना के दिया था उस चार्ट को भूलिए मत, उस चार्ट से ही क्वेश्चन देखने मिलेगा आपको, उसी को कूट में बना के आपको देगा एग्जाम में, इसलिए याद रखिए आपको वही पढ़ना सब है, मगर आपको चार्टिंग करके वो की पॉइंट्स के आधार पर नोट्स बना के रखना, उसी से क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। तो चलिए यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ, दुआ करता हूँ आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, मदमस्त रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।